जो जो लोग मेरे से सम्मान लेके गए, क्या वापिस उसी मेरे भारत माता की कुटिया पर मुझे सम्मान दे सकते हैं? आज गाँव के लोग मुझे छोटी नज़र से देखते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं आता हूँ गाँव? क्योंकि मैं जानता हूँ सिर्फ पैसों वाले की इज़्ज़त होती है। इस शहर में उस इंसान को ढूँढ रहा हूँ जो मेरी भावनाओं को जिस दिन वो इंसान मुझे मिल गया ना, उस दिन मुझे मरने में तकलीफ नहीं होएगी। लेकिन जब ये मेरी सारी कहानी कचरे में कबाड़ी के पास चली जाएगी ना, तब मुझे तकलीफ होएगी कि अगर काश मैं अपने बच्चों के लिए मकान बनाता, अपने बच्चों का तो मेरे साथ रहते। नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज़ 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दुनिया में लोग अक्सर दौलत, शोहरत और रसूख के पीछे भागते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रही हूँ जिसके लिए तिरंगा ही उसकी सबसे बड़ी जायदाद है। जी हाँ, गुलाबी नगरी जयपुर की सड़कों पर भेलपुरी का ठेला लगाने वाला एक साधारण सा दिखने वाला आदमी, जिसका दिल असाधारण देशभक्ति से धड़कता है। सांगानेर के राजा हिंदुस्तानी, जिन्होंने पिछले 23 सालों से अपनी मेहनत की कमाई का एक एक कतरा तिरंगे के सिर्फ और सिर्फ मान और सम्मान पर न्यौछावर कर दिया। किसी ने उन्हें पागल कहा, किसी ने उन्हें दीवाना, लेकिन उनकी दीवानगी यहाँ पर कम नहीं हुई। आज न्यूज़ 21 पर हमारे साथ मौजूद है खुद राजा हिंदुस्तानी। आइए सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। सबसे पहले राजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर कि आप हमारे स्टूडियो पर आए हो। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि आपकी इस बेमिसाल जो आप कार्य करें उसके लिए सबसे पहले तो न्यूज़ 21 की तरफ से हम आपको बहुत हम बहुत भी आपको बहुत हार्दिक बहुत बधाई देते हैं और देते सलाम हैं करते हैं कि इस चीज के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो देश के लिए कुछ करते हैं। लोग अक्सर बोलते हैं ना कि शौक पालते हैं, अलग अलग शौक पालते हैं, लेकिन आपका ये जो देश के लिए इश्क है वो तिरंगे से कैसे हो गया? क्योंकि अलग अलग शौक लोगों के हमने देखे गए हैं, लेकिन आपका तिरंगे से इतना लगाव, इतना इश्क, कैसे इसकी शुरुआत हुई सर? अब एक बार मैडम, हमारे दर्शकों को इसके अब बारे मैं में कहने बताइए। में तो देखो हर चीज़ का एक सवाल नहीं होता, 4-4 सवाल होते बिल्कुल। हैं। और जगह अगर मैं बोलूँगा तो लोग समझ नहीं पाएँगे, हम्म, और समझने के लिए समझदार इंसान चाहिए, जो मुझे आज तक कोई मिला नहीं। जी। मैं क्या अपना सांगानेर में भेलपुरी काम करता था, तो मैं डेली सांगानेर से चिड़ियाघर तक भेलपुरी बेचने जाता था साइकिल के जी। ऊपर। तो मुझे क्या रास्ते में तिरंगा झंडा मिला था रोड के ऊपर, ठीक है। तो फिर मैंने उस झंडे को उठाया और हम्म। अपनी गाड़ी पे लगा दिया। हम्म। और गाड़ी पे लगाया, झंडा बड़ा था थोड़ा, हम्म। तो लोग ऐसे देखते, तो जब मैं झंडा लेकर निकला तो 1-2 भाई लोगों ने मुझे ऐसे सैल्यूट किया। तो मैंने कहा अरे ये तुझे सैल्यूट क्यों करे? पहले मैं समझा मुझे सैल्यूट कर रहा है, लेकिन बाद में मैंने समझा मुझे सैल्यूट नहीं कर, इस बहुत तिरंगा को तरक्की सैल्यूट कर सैल्यूट रहा है। करे, बिल्कुल। तो उस तिरंगा को मैं बढ़िया सजावट करके और अपनी गाड़ी को बढ़िया तिरंगा में करवाया। और डेली मैं अपने सांगानेर से रामनेस बाग जाता, उस समय इतना ट्रैफिक नहीं रहता था। अब तो क्या आबादी बढ़ी बहुत तो ज्यादा, ट्रैफिक भी बढ़ बिल्कुल। गया बहुत ज़्यादा। तो जब मैं लगा तो उस समय चिड़ियाघर में मुझे क्या फौजी भाई मिलते थे, तो मैं सोचता काश मैं भी पढ़ा होता, बड़ा लिखा होता। होता तो आज मेरे को भी ये ड्रेस पहनता। हम्म। लेकिन मैं कहता सर एक मेरे साथ फोटो तो खिंचवाओ। हम्म। फौजी भाई मैं जना रहे तू फोटो क्या, तो गले लग गले गया, लग, तो अपने देश का बिल्कुल झंडा देश ले। के लिए कर तो रहे मैंने कहा राजा मेरा सीना चौड़ा होकर, मैंने कहा तिरंगा, मैं कहा। और उसी दिन से मैंने तिरंगा का वो जुनून पाला है। जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी आती थी, तो मैं अपने रोड के ऊपर तिरंगा गाड़ी सजाता था हैं। और रोड पे निकलता था। हम्म। जब मैं रोड पे निकलता, मेरा रूट ही जमात सर्किल, जनरल मार्ग, चिड़ियाघर या विधानसभा यही रहता था। हम्म। लेकिन स्कूल का प्रोग्राम 12 बजे खत्म हो जाता था, सब बिल्कुल। अपने में घर, लेकिन मैं सुबह शाम तो पागलों की तरह रोड पे झंडा लेके घूमता था। हम्म। तो लोग क्या 100 में से 2 ऐसे मिलते थे, ऐसे ऐसे करते। तो मैं कहा यार मुझे सीना चौड़ा होता, चाहे 98 मेरी बुराई करते थे, लेकिन 2 मुझे जब ऐसे करते ना, तो बिल्कुल। मैं उन 98 को भूल जाता। क्यों? ये सोचता 100 में बिल्कुल। से 99 बेईमान, बिल्कुल। फिर भी बिल्कुल। मेरा भारत महान। तो ये सोच के मैंने अपना सफर जारी रखा। जी। फिर मैं भी धीरे धीरे तिरंगा सम्मान के प्रोग्राम करने लगा। फिर मैं 1 हुआ, 4 हुआ, 10 लोगों के साथ हुआ। मैंने कहा राजा, फिर जब दीदी मेरी आदत थी कि जब भी 15-26 दिन आती थी, मेरे तिरंगा खरीदने की औकात नहीं थी। मेरी क्या औकात है, मैं देश का झंडा खरीदूंगा। और जहाँ भी मुझे कचरे में झंडा मिलते थे, तो अपने किराए का छोटा सा मकान था, इतना अच्छा सजा हुआ भी नहीं था, सिर्फ एक भगोनी एक गैस है, लेकिन फिर भी उनको लाके मैं समेट कर रखता था। लेकिन मैं सोचता आज मेरी गाड़ी पे 1 झंडा लगा, आज मैं 4 लगूंगा, 5 लगूंगा। ऐसे करते करते मैंने अपना पूरे तिरंगा को, पहले मेरा नाम था राजा, जी। है ना, ओनली राजा। राजा जी। नाम था।
अब फिर धीरे धीरे करते करते मैं राजा से राजा हिंदुस्तान, मुझे 23 साल लगे। और 23 साल के सफ़र के अंदर मैंने अब तक, जो मुंह से नहीं बोला हूँ, मैं प्रूफ दे सकता हूँ, मैंने 50,000 लोगों के साथ अपना प्रोग्राम कर चुका हूँ। 50,000 लोगों के और साथ, 50,000 लोगों में ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई बड़ा अधिकारी नहीं है, कोई नेताजी नहीं, कोई मंत्री जी नहीं, कोई पार्षद जी नहीं, कोई विधायक जी नहीं। और जब भी तिरंगा सम्मान की यात्रा होती है, ठीक है ना, मेरे को ऐसा जुनून रहता है कि आज राजा, आज तिरंगा सम्मान की यात्रा है, आज तेरे पास 500 रुपये पड़े, 500 कम पड़ेंगे तो कर्जा कर लेना, लेकिन आज भीड़ में तू ही नजर आना चाहिए, है ना। तो अब मुझे गुस्सा कब आती दीदी, कि पल भर के लिए लोग फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। हम सब एक है, जियो और जीने दो हिंदुस्तान में। मैं कोई बुरा इंसान बुरा नहीं होता, उसकी सोच बुरी होती है, उसकी भावनाएं बुरी होती है। लेकिन जब 15 अगस्त चली जाती थी, जब मैं झंडा लेके रोड पे निकलता, तो कुछ लोग कहते साला पागल है, अभी कौन सी 15 अगस्त है, कौन सी 26 जनवरी है। तो मैं सोचता यार, ये झंडा पल भर के लिए होता है क्या? क्योंकि हम भी स्कूल में पढ़ते थे। अब तो सर्दी मौसम तो 1 महीने में 4 हो गए, पहले मौसम का इंतजार करना पड़ता है कब सर्दी आएगी। अब तो पता ही नहीं चला, 1 महीने में 4 मौसम हो गए, आज सर्दी है, कल गर्मी हुए है। तो फिर स्कूल की बातें मुझे याद रहती थी, क्यों हमारे स्कूल में जब गांव की बात अलग ही होती, निराली होती है। क्योंकि 2 लड्डू के पीछे हम 4 बजे उठ जाते थे कि आज 26 जनवरी है, आज हम स्कूल जाएंगे, वहाँ लड्डू मिलेगा। लेकिन चाहे कितनी सर्दी हो, लेकिन तिरंगा के सम्मान में, क्योंकि हमें पता है तिरंगा झंडा देखने को मिलेगा, हम राष्ट्रीय गान गाएंगे, फिर परेड करेंगे, हमें लड्डू मिलेगा। और छोटे मोटे गानों में प्रोग्राम भी करते थे, गाते थे। लेकिन मैंने कहा तिरंगा सिर्फ साल में 2 बार ही नजर आता है, या तो 15-26। तो मैंने उसी दिन पढ़ लिया कि राजा, तेरे को 365 दिन तिरंगा का सम्मान करना है, चाहे तेरा कोई अपमान करे या कोई नहीं करे, चाहे तुझे कोई समझे नहीं समझे। लेकिन वो मेरी ऐसी भावना थी कि उस भावना में कुछ कर तो नहीं पाया, लेकिन मैंने अपना 50 किलो का एल्बम और एक अपना छोटा सा किराए के मकान में अपना एक तिरंगा का सजा के, जहाँ मैं 365 सम्मान, लेकिन उसमें मैं रहता नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुशी चीज़ की मिलती कि आज जिस मकान मालिक ने मुझे कमरा दे रखा है, सबसे पहले मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि आज तिरंगा सम्मान के उसने मुझे कमरा दे रखा, मुझे मकान मालिक बना रखा है। अच्छा, तिरंगा सम्मान में आपको रूम दे रखा है, रेंट वगैरह ले? देखो रेंट तो देना पड़ता है, क्योंकि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन आज उन भाई साहब ने मुझे इतना सपोर्ट दे रखा है कि तेरा कोई आए जाए कोई कमरा, आज पहले मेरा दूसरे जगह था, कोई भी मेरा कमरा देखना आता था तो मकान मालिक मुझे खाली करवा देता, कहता तेरा तो बड़े बड़े लोग आते हैं, कल मेरे तो मकान पे कब्जा कर लेगा। लेकिन सबसे पहले मैं हमारे उन मकान मालिक शिव सिंह का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज मुझे फुल सपोर्ट, उस कमरे पे हमारे सीएम साहब ले, विधायक साहब ले, हर कोई उस कमरे पे सम्मान से आता है। तो आज वो ये कहते हैं कि आज तेरी वजह से मेरी मकान की शान है, तो उसको मैं पहले दे। और ये आपकी ये जो आप एल्बम दिखा रहे हैं, मुझे जरा दिखाना, मैं भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप, ये मेरा तिरंगा सम्मान आपको मैं दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, देखिए कि तिरंगा सम्मान कैसे होता है, भारत माता का सम्मान कैसे होता है, किस तरीके से इन्होंने इसको एक एक, अगर बोले 23 साल की ये जो मेहनत, जो याद है इनकी, ये यहाँ पर इन्होंने संजो के रखी हुई है। 23 साल की इन्होंने जो बताया कि 50 किलो का एक एल्बम है इनके पास, लेकिन इनके पास अभी लाने के लिए उठा नहीं पाए थे, इसलिए 13 किलो का ये जो है पूरा एल्बम आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे रखे हुए हैं। ये पूरे 23 साल की एक मेहनत है। हम लोग क्या करते हैं कि जो तिरंगे की अगर हम याद करते हैं, तो हम, बिल्कुल सही बोला राजा जी ने, कि हम ओनली 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही तिरंगे को सल्यूट करते हैं, तिरंगे को याद करते हैं, और अगले ही दिन उस तिरंगे को या तो हम जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं या उसकी बेकदरी देखते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान तिरंगे के लिए जी रहा है, तो आप इनसे सीखे कि किस तरीके से वो भेलपुरी बेच रहे हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। और दिन की अगर मैं इनकम की बात करूँ, तो मिनिमम 300 से 400 रुपए ये कमाते हैं। वो भी पहले होता था, अब नहीं होता है, आप देख सकते हैं। और उसके बावजूद भी एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि 75% जो हिस्सा है वो तिरंगे में ही खर्च कर देते हैं, और इसके बारे में इनसे बात करूंगी। आप भेलपुरी बेचते हैं राजा जी, 300-400 रुपए अगर मैं मानूं मिनिमम आप कमाते होंगे, उसका 75% हिस्सा आप अपने प्रदर्शनी और इनमें लगाते हो, तिरंगे के लिए लगा देते हो। तो अगर मैं बात करूं आपके बच्चों का गुजारा या आपका गुजारा, तो वो किस तरीके से करते हो, क्योंकि आप 75% हिस्सा तो तिरंगे के लिए करते थे। वो बात सही है, क्योंकि अगर मैं फौज में होता, अगर मैं बॉर्डर पर जाता, मुझे सरकार तनख्वाह देती, तो उस तनख्वाह से अगर मैं फौजी होता तो मेरे बच्चे पल जाते, और मेरे पास कोई तनख्वाह का जुगाड़ है नहीं, तो मैं अपने बच्चों का हिस्सा मार के, अपने बच्चों की भावनाएं मार के, अपने बच्चों की उम्मीदें मार के वो मैं खर्चा करता हूँ, मैं दावा कर सकता हूँ और मैं साबित कर सकता हूँ। दूसरी बात, मेरी मिसेज थी जो 20 साल पहले खत्म हो गई, मेरे सामने दुख का पहाड़ टूटा था। एक बच्चा मेरा
साल भर का था, एक 3 साल का था, लड़की 5 साल की थी। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे जीना भी जरूर था, दुनिया को पढ़ना भी जरूर था, लोगों को देखना भी जरूर था। जो मेरा 3 साल का बच्चा था वो मैंने अपनी मम्मी को दे दिया। मैंने कहा माँ समझ ले, तेरे 4 बेटे थे, 4 बेटे पूरे हो गए, इस बेटे को समझ तेरा बेटा निकम्मा निकल गया, तुम्हारे काम नहीं आया, है ना, ये समझ तुम्हारा बेटा देश के लिए निछावर हो गया, लेकिन मैंने तुम्हारे 4 बेटे पूरे कर दिए। तो एक बेटे का भार तो मेरी मम्मी ने संभाले, पापा ने संभाल लिया। फिर मेरे पास ये लड़का लड़की बची, तो ये लड़का लड़की उनकी मैं नानी के पास छोड़ दिया। अब जितना मेरा होता, बच्चों की मैं ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर पाता, जहाँ 1 रुपये काम होता मैं 25 पैसे बच्चों को देता। लेकिन जब मेरे बच्चे ने मेरे बारे में जानने की कोशिश की तो बच्चों को लगा मेरे पापा कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ साथ मेरे बच्चों ने भी बलिदान दिया है। आज मेरी लड़की मैंने शादी की, चाहे कितनी भी परेशान होती हो, चाहे मेरे बच्चे भी कितने भी परेशान होते हो, आज मेरे बच्चों से मिलो, मेरे 6-6 साल हो गए। 6-6 साल हो गए? 6-6 साल बच्चों से नहीं मिले आप? नहीं मिलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तो मुझे मान समझते, लेकिन मैं किस मुंह से जाऊँ, क्योंकि लोग कहते हैं फालतू पैसा इन पे खर्चा करता है। अरे भैया ये फालतू पैसा मेरा नहीं है, मैं जानता हूँ, मैं पूरे देश पे मतलब तिरंगा पे 1 रुपया खर्चा करना पूरे देश पे खर्चा करता हूँ। मैं कोई नेता नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं। चीज पूछना चाहूंगी आपसे कि आप समझिए कि आप 300-400 रुपए कमाते हैं, 75% मैं कर्जा भी लेता हूँ, आप निकाल देते हो, तिरंगे के लिए निकाल देते हो। अगर बहुत कभी कभी एक मोमेंट आता है, तंगहाली आती है, मैं कर्जा करता हूँ, किस तरीके से मैं कर्जा लेता हूँ, लेकिन कर्जा का अड़ोस मांग के मैं लोन लेता हूँ। मैं आज मैंने इतने लोन ले रखे हैं ना, 50,000 30,000, आप चाहे पूरी डिटेल निकाल के दे सकते हो। एक टाइम हमारा एक लॉकडाउन आया था, कोरोना की महामारी बीमारी आई थी, तो मैं देखता था कि लोग सब घरों में घुस गए, है ना, मतलब मुझे लगा एकदम बीमारी आती, लोगों के कंगाली कैसे छा जाती है। तो मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, बहुत करने वाले करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, मन से भी करते हैं, दिल से भी करते हैं। तो क्या नेता लोग आते थे, अब नाम तो मैं किसका बताऊं, 10-10 आटे के कट्टे लाते थे, उनको पकड़ाते थे, है ना, अब 10 को पकड़ा दिए, 2 को भग नहीं है। मैं सोचता है इसे 10 के लिए लेके आए है भाई, अगर जिनको 5-5 किलो देना होता है 2-2 किलो दे देते तो 10 के आ जाता। फिर मैंने भी सोचा है राजा, इनके घरों में कौन सी भुखमरी आ गई, अगले पास मकान भी है, घर में खाने को, फिर भी आटे का कट्टा इन्होंने ले लिया। फिर मेरे एक दिन दिमाग ख्याल आया, मेरा बाहर रोड पे गया घूमने के लिए, देखा तो धूप में पुलिसकर्मी खड़े थे, दुकानें बंद, चाय की दुकानें बंद, दूध पानी तक नहीं। फिर मेरा दिमाग ख्याल आया राजा, घर में तो घर वालों को मिल रहा है, लेकिन कोई नेता मंत्री इन तक नहीं पहुंच रहा है। मैं बड़ी बात नहीं सीख, मैं गिलेरी वाली बात बता रहा हूँ आपको। फिर मैंने अपना एक छोटा सा चाय लिया, मैं चौराहे पे पहुंचा, पुलिसकर्मी देख के खुश हो गया, अरे यार कोई चाय लेके आया, ठीक है ना। मैंने उनको चाय पिलाई, मैं सर मैं हूँ, आप टेंशन मत करना। जब मैंने एक पोस्ट डाल दी पुलिसकर्मी में फोटो खींच के, तो फिर मेरा नंबर डाल दिया, राजा भाई तू यहाँ गार्ड गेट भी आ भाई, हवा मेल भी आ। अब मेरा जोश बढ़ा और मैंने लॉकडाउन के अंदर अपनी एक फर्स्ट क्लास, देखो ये लॉकडाउन, ये देखो ये जब लोग, ये देखो जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात है, कोई चाय पी रहा है, कोई छाछ राबड़ी पी रहा है ना। ये मतलब ये मैंने अपनी 4 गाड़ी तैयार की थी कोरोना के टाइम पे। तो किस तरीके से मैनेज किया, क्योंकि लोग तो मैंने कर्जा कर लिया, मैंने कर्जा ले लिया। बताइए मेरे पास क्या, मेरे पास क्या, इन्होंने कर्जा कर लिया। मेरे पास होम क्रेडिट वाले लोन वाले को फोन आया, सर आपका लोन आया। मैंने कहा अभी तो मना नहीं करूंगा, दे दे। तो मैंने 50 लोन लिया, वापस मेरे को 1,20,000 रुपये भरना पड़ा। क्यों इसलिए भरना पड़ा कि बैंक में किस्तें में टाइम से भरता हूँ, देखो क्या बैंक ने किस्त काटना बंद कर दिया और उन्होंने डबल किस्त करते गए, लेकिन मैंने पैसा भरा। एक एक चीज का मैं प्रूफ दे सकता हूँ, ये देख लो जगह जगह, है ना। आप पूरी कहानी देखोगे तो सुबह से शाम, शाम से रात हो, लेकिन 23 साल का सफर है, कोई 3 घंटे की पिक्चर नहीं है कि उसी में शहीद हो गए, उसी में हो गए। 23 साल आप खुद सोचे नहीं, 2020 में कोरोना आया तो सबके घर पे ताला लग गया था और बहुत ज्यादा कंगाली अगर देखा जाए तो बहुत लोगों के बहुत कुछ देखना पड़ा था, लोग रुक गए। लेकिन उन्होंने लोगों ने मुझे बहुत बदनाम किया, मुझे बोलते हैं साले खाने को लाले पड़ रहे, बड़ा वो बन रहा है। फिर मैं समझ गया कोई बड़ा आदमी करे तो वो महान, और कोई हम जैसा करे वो बेईमान। मैं कहा चलो भैया 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश मान वो। फिर मैंने अफसोस किया, उसका उल्टा कर लिया, 100 में 99 बेईमान थे, है ना, मैंने उल्टा करके मैंने कहा एक राजा जी, ये होता है ना जब आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हो तो लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, और भैया आपके संग करने की लोग कोशिश बहुत तोड़ा। मैं मेरा कह रहा हूँ इतना तोड़ा मेरे को, लेकिन मैं ना मांगी थी दुआ आसियाने की, चल पड़ी आंधिया जमाने की, मेरे गम को कोई ना समझ सका, क्योंकि मेरी आदत थी मुस्काने की। मेरी एक आदत है, मैं जब मेरे को गम होता है, तकलीफ होती, कहीं ठेस पहुंचती है, तो मैं 4 दीवारी में जाके रो लेता हूँ शीशे के साथ। मैं जानता हूँ असली साथी शीशा ही है, या तो शीशा हो सकता है, या ये चप्पल होते हैं, जूते होते हैं, ये साथी है। दोस्ती सिर्फ इनसे साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खड़े होंगे, ये होंगे। तो मैं जानती इनसे बड़ा कोई दोस्त नहीं है। 23 साल का राजा जी आपका इतना लंबा सफर है, अगर मैं बात करूँ तो 23 साल के सफर में सबसे पहले
कौन एक ऐसे बड़े नेता, अगर मैं ले जिनकी बात करूं, वो आपके यहाँ पर आए थे जब आपको लगा कि जो एक दृश्य था, आपको लगा कि हाँ मैंने आज बहुत कुछ कर लिया, हाँ, वो कौन सा मूवमेंट उनसे था? क्या मैम, पहले मेरी उम्मीद जगी थी जब बिल्कुल। पहली बार हम नेताजी का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि आजकल वो सिस्टम चल रहा है, अगर कोई नेताजी का नाम ले लेना तो सबसे पहले एफआईआर होती है, जी जी। उठा लिया जाता, कि वो आदमी का लेवल देख के उठाते ना। लेकिन मैं तो क्रांति हूँ, मुझे मरना ही है, लेकिन मैं किसी बुरा। पहली बार मेरे साथ एक विधायक साहब आए थे, ठीक है। जब मेरा लॉकडाउन खत्म हो गया तो विधायक ने मेरी तारीफ की, है ना, छाछ जाबड़ी पिलाई मैंने विधायक साहब को। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं कर रहा हूँ नए विधायक साहब को, कि मैं पुराने विधायक जो अब है ही नहीं जी। चले गए। मेरा सीना चौड़ा हुआ, मैंने कहा आज यार विधायक साहब मुझे समझ लिया, ठीक है। तो मैंने सोचा आज आजा, आज 15 अगस्त है, आज अपनी गाड़ी सजा के सबसे पहले विधायक साहब के घर चलेंगे। आज अपन इधर नहीं चलेंगे, आज अपना हम विधायक साहब के घर पे पहुंचे, उनके घर के सामने तिरंगा पहुंच गया। लेकिन विधायक साहब ऊपर से देख के, हाँ कैसे, मैंने कहा साहब आज 26 जनवरी तिरंगा लेके आया हूँ। विधायक साहब ने 40 रुपए भेजे इनाम के। मैंने कहा मैं पैसे लेना आया हूँ, वो जो इनाम लेके आया उसको मैंने 100 रुपए मिला कि मैंने तेरे बच्चों के लड्डू ले जाना। उसी दिन जान गया राजा, अगर इसी जगह तू पार्टी का झंडा लेके आता ना तो विधायक आके फोटो खींचाता साथ में। लेकिन ये झंडा हम सबका है, ये झंडा हम सबका है, इसलिए कोई नहीं आएगा। और एक चीज में आज आपने मौका दिया है दिल खोल के बोलने का, कि हमारे यहाँ ये राजस्थान की राजधानी जयपुर, आज हमारे बाहर से कोई भी गेस्ट आते हैं या कोई भी मंत्री जी आते हैं, तो उस समय अगर कांग्रेस के मंत्री जी आएंगे तो पूरा शहर को कांग्रेस के झंडों से लहरा दिया जाएगा, बीजेपी के आएंगे तो पूरे शहर को बीजेपी से लहरा दिया जाएगा। मैं चाह रहा हूँ क्यों ना अगर ऐसा कोई भी मंत्री आए, अगर वही झंडा शहर अपना तिरंगा से लहरा दिया जाए तो एक माहौल ही अलग लगता है, कि हर कोई आदमी आकर्षित होता है कि आज हमारा शहर फिर से। लेकिन जो आएगा उसी के नाम का शहर सजाएगा जाएगा। पार्टी का एक अपना चुनाव चिन्ह होता है, एक पार्टी तो का चुनाव चिन्ह कार्यालय पे रखो ना, इसीलिए कार्यालय रखो भाई। सबको पता है बीजेपी कांग्रेस है, लेकिन वो दुनिया भर का कपड़ा बैनर है ना वो छापना, फिर वही गंदगी हो जाना, शहर खराब हो जाना, दीवारें खराब हो जाना। लेकिन मैं बोलूंगा तो मारा जाऊंगा। अब तक हम जो देख रहे हैं पीछे तस्वीरों में, हमने जितने एल्बम में देखा कि आप ये तो मेरा क्या मेरा फर्ज है। हम तारीफ सबकी करते हैं क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी है और ये भी हमारे जोधपुर साइड के मुख्यमंत्री जी है, और इनका तो मैं बचपन में प्रचार कर चुका हूँ। अच्छा, जब मैं 4 क्लास में पढ़ता था। लेकिन जब इनके साथ भी पोस्ट डालता हूँ तो लोग कहते तो कांग्रेस ही हो गया, ये तो बीजेपी वाला। तो इन दोनों के बीच में, हाँ, तो इन दोनों के बीच में पिस गया, इसलिए मैं रोड का राजा बन के रह गया, कभी अपना खुद का राजा नहीं बन पाया। ये लोगों की सोच है। और दूसरी बात है कि एक सवाल आपसे मैं अहम करना चाहता हूँ कि अगर आप मीडिया वाले हो, कहीं भी अगर जैसे हमारा भी बीच में कोई भी नेता मंत्री अगर तिरंगे से ऐसे मुंह कर लेगा तो सारी मीडिया ऐसे दिखाएगी जैसे उसने बहुत बड़ा कायम कर दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, हर बार 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी, लाखों करोड़ों तिरंगा झंडे आते हैं, रैली होती है, वो पल भर में झंडे गायब हो जाते हैं और हर बार नए झंडे आते हैं। कभी कोई मीडिया ने ये पूछा कि पुराने झंडे कहाँ हैं? ये हिम्मत क्यों देती मीडिया ये मांगने की? नहीं, पर अगर जो चीज दिखती है तो नहीं, वो दिखती है, हाईलाइट क्या दिखती है, लेकिन हर बार आपको नई झंडा दिखेगा, लेकिन वो अरबों लाखों करोड़ों झंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। क्या आप उन झंडों का हिसाब मांग सकते हो? नहीं मांग सकते हो। लेकिन जहां तक मेरी नजर जाती है, जहां तक मुझे तिरंगा झंडे मिलते हैं, मैं गिना सकता हूँ। लेकिन मैं कभी झंडा खरीद नहीं लाता हूँ, और जब भी पता चले मैं अपना झंडा खुद जो रोड छूटा है उनको लाता हूँ, धोता हूँ, प्रेस करता हूँ अपने कमरे, और वही झंडा मैं बच्चों के साथ तिरंगा रैलियों में यूज लेता हूँ, वही झंडे मैं पढ़ो देता हूँ। हाँ, अगर मोदी जी बोल दे कि घर घर तिरंगा, जो तिरंगा 10 रुपए का वो 100 रुपए का हो जाएगा, उस पर भी लोग ब्लैक मनी, ब्लैक में पैसा कमाएंगे, मतलब देश के झंडे को भी नहीं छोड़ेंगे। ये भैया ये तो बहुत बड़ा ताजुब हो गया है। और दूसरी बात कि आज होली होगी, दिवाली होगी, दुकानें सजेगी, लोग शॉपिंग करेंगे, फटाके लाएंगे, मिठाई का। अरे भैया 2 साल में 2 बार उनका भी दिन आता है जो फुटपाथ पे अपना तिरंगा झंडा लेके बैठते हैं, आस लगाते कोई आएगा हमारा तिरंगा। तुम वहां जाके तिरंगा की कीमत लगाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर कोई आदमी 100 रुपये मांगता हो, अरे यार 50 का दे दे। अरे जो देश वहाँ तुम मोल भाव नहीं करते हो, जो सरकारी चीज होगी मॉल होगा उन पे तुम नहीं मोल भाव करोगे, पेड ऑफ नहीं कहोगे, दारू के ठेके पे जाके नहीं कहोगे। अगर दारू बोलेगा 10 रुपए कम है तो तेरे को पौवा नहीं मिलेगा। लेकिन एक वो सुबह शाम तक अगर कोई फुटपाथ पे बेचारे गरीब लोग तिरंगा झंडा बेचते हैं सजाने के लिए, उनमें तुम जाके मोल भाव करते हो। और जब शाम को मैं गुजरता हूँ, मैं देखता हूँ उनका माल नहीं बिका, तो बताओ। बस अगर कोई बड़ा आदमी कहते ना घर घर तिरंगा तो काल पड़ जाएगा। जैसा भी कहते ना गैस बंद हो गए तो लोग परेशान हो गए, और तिरंगा बीच में रैली आई, परेशान हो गए।
तो भैया उनका एक दिन आता है तिरंगा वालों का, तो उनको आप दिल खोल के ये इनाम दिया करो, उनको लड्डू को उल्टा दिया करो। जो फुटपाथ पे आपको तिरंगा बेचने वाले छोटे छोटे मिलते हैं, इनको मैं तो खुश करता हूँ भैया। सबकी पूरे जयपुर का राजस्थान ठेका नहीं है, जहाँ तक भैया मेरी हैसियत है 10 रुपए की मैं करता हूँ और उनके साथ मैं अपना मनाता हूँ। राजा जी, हमेशा होता है ना कि हम जब समाज से अलग चलते हैं तो समाज उसे पागल कहना शुरू कर देता है, लोग आप पर तंज कसना भी शुरू कर देते हैं। कई बार जिस तरीके से आपने बताया कि कोरोना के टाइम में भी आपने बहुत लोगों की मदद की थी, जब लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं थे, तो लोगों ने बहुत ताने दिए होंगे कि घर में दाने नहीं है और देश सुधारने आप चले, तो उन लोगों को आप किस तरीके से जवाब देते हैं? मैं जवाब नहीं दिया। मैंने बचपन में रामायण देखी थी, जब राम जी पुल बना रहे थे तो गिलेरी पत्थर नहीं उठा पा रही थी, हाँ। लेकिन उनको देख के बार बार मिट्टी में जाके समुद्र में जा रही थी। तो मैंने सिर्फ आपकी आंखों खोलने के गिलेरी वाला काम किया कि हम जब एक होंगे ना तभी हमारा देश मान बनेगा। अगर इससे हम टूटेंगे ना, एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे, तो ये धीरे धीरे, और कहते एकता की बात करते दीदी, एकता कहाँ से आएगी? ऐसे बोलने से एकता नहीं आती है। एकता जगानी पहले घर में से जगाओ। पहले घर में एकता होगी, भाइयों में होगी, मोहल्ले में होगी, पड़ोसियों में होगी, गांव में होगी, तहसील में होगी, जिले में होगी, राज्य में होगी, तब जा कोई भारत में एकता होगी। आपने एकता की बात की, हिंदू मुस्लिम जो अभी एक चल रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हो? अगर मैं देखो दीदी, क्योंकि मेरे को चल रहा है अभी। मेरे को पूरे 25 साल हो गए, ठीक है ना। ये थोड़ी कि अगर समुद्र में एक मछली गंदी हो तो पूरी समुद्र की मछलियों को मार दोगे या पूरा समुद्र गंदा। आज मैंने 2 कमरे ले रखे हैं। एक तो ये अपना जब मैं तिरंगा सम्मान करता हूँ, और एक पीछे में मोमडों के मोहल्ले में रखा छोटा सा, क्योंकि मेरे जो भी दोस्त है छोटे, मैं बड़ों से मेरी दोस्ती नहीं है। मैं आज भी काची गोलियां खेलता हूँ, गिल्ली डंडा खेलता हूँ, मेरे सारे छोटे छोटे दोस्त हैं, उनको मैं बेलपुरी खिलाता हूँ, है ना, मेरे दोस्त है, मैं ये खेलता हूँ। लेकिन कभी हम में मतलब नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं बच्चों का प्यार देखता हूँ वो तो नहीं समझते हिंदू मुसलमान क्या होता है, तो ये बड़े लोग कहाँ से ले आते हैं। और जब भी एकता के बड़े संदेश देते हैं, अरे भैया चलो ठीक है मैं मानता हूँ, अभी जैसे अभी गैस बंदी हुई थी, ठीक है, बहुत बार होता है किसी को बुरा भी लग जाए कि कोई मुस्लिम की दुकान से सामान नहीं लेगा, हिंदू से खरीदेगा। मुझे अब पता चला कि जो गैस आ रही है वो भी मुस्लिम देश से आ रही है, पेट्रोल जा रहा है, तो फिर तुम उनकी बुराई कर रहे हो। नहीं, पर कभी कभी जैसे कि अभी आपने एक इंसिडेंट सुना होगा, दिल्ली हत्याकांड हुआ था तरुण नाम के लड़के का। हाँ, दिल्ली में थे आपको पता हाँ होगा? वो हुआ था। तो वो एक समझिए कहीं ना कहीं एक छोटी सी गुब्बारे के पीछे वो पूरी लड़ाई हुई, वो तो पूरा उसको एक दे दिया, क्योंकि उस लड़की की जान चली गई उसमें, वो उसका जान कोई चले, दोष भी लेकिन नहीं था। दोस्त ये रंजिश से होती है। पहले एक बीची बिचाई कहानी होती, मौका मिलती चौका मारना। आपको पता है कि वो रंजिश थी? है, रंजिश थी। मैंने वो तो रंजिश बता रहे, बाद में खुद बता रहे, लड़के वाला बता रहे, लड़का खुद आके बोला। कौन सा लड़का? वो जो हुआ था खुद बोला कि हमारी रंजिश थी, पुरानी थी, हमारे घर वालों को परेशान नहीं करो, खुद उसका एक वीडियो आया था। वो ठीक खुद है, पर छोटी सी बात पर लेकिन इतना छोटी वो बात करना, में बहुत अपने सारी चीजें हाँ आपने मानते, देखी है बात इसमें। छोटी है तो उसको वही समझो। ये नहीं कि उस आज नुकसान करेंगे तो देश में अपने नुकसान हो रहा, तोड़ फोड़ करेंगे, ट्रेनें पलटाएंगे, तो अपन खुद अंधे हो के उस आग के अंदर अपन वो भावना लगे अब देश का नुकसान करें। भैया अगर पता कि पानी इधर बह रहा तो उस पानी को इतना ही गिरो ना भाई, इतनी एरिया की बात, उतनी एरिया में शांत करो। तुम पूरे देश शहर में क्यों आग लगा रहे हो? उसमें अपने भाई भी होंगे, बहन भी होगी, माताएं भी होंगे, हम भी परेशान होंगे, सब कुछ होएगा। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि जो राजनीति है उसके चक्कर में ये चीजें ज्यादा बढ़ रही है? अगर राजनीति ना होती तो सारे लोग शायद एकता से रहते। आज हमारा दादाजी बोल के चले गए बेटा, क्योंकि आज मैं पुराने जमाने मैंने भी 5 पैसे देखे, मैं आज 46 साल का हूँ, है ना, लेकिन हम तो पहले हमारे दादाजी का, माँ बाप का हमें ऐसे दौर में पैदा किया कि हमने चिमनी से लगा के कंप्यूटर तक देख लिया, प्यार मोहब्बत से लगाकर नफरत तक देख ली, हर चीज हम देख ली। अब हमारी खुद की जीने की इच्छा नहीं, क्यों भरोसा करो तो किस पे करें? जिस पे भरोसा करो उसी के अंदर षड्यंत्र, उसी के अंदर। आज तो कोई, इसलिए मेरी यार दोस्ती किसी से नहीं है, अपना 2 काम का छोटा काम करते हैं, आते हैं, जब रोना होता है अपने तिरंगा के सामने बैठ कर रोते हैं, है ना, कि ये देश वीर जवानों का, ये कहाँ गया तिरंगा। लेकिन मेरा सबसे प्यारा मुझे तिरंगा ही लगता है। क्यों लगता है? कि इसमें हमारा देश बचा है, इसमें हिंदू भी बसा है, मुसलमान भी बसता है। अगर आज कहते हैं हिंदू मुसलमान, अगर तुम तिरंगा को फाड़ दोगे फिर वो तो मेरी जान ही चली जाएगी ना। 23 साल का एक लंबा सफर आपने तय किया, एक मोमेंट आता है हमारी हर किसी की लाइफ में, एक मोमेंट आता है जब हम सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उसे छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा कोई मोमेंट, ऐसा कोई दौर आया जब आपको लगा कि अब मैं थक चुका हूँ, अब मुझे ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ उसको छोड़ देना चाहिए? क्यों मैं जानता हूँ जब इसके पीछे मैंने अपना घर परिवार बच्चे नाते रिश्तेदार छोड़ दिए, अब इसके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं, बस मेरा अंतिम इच्छा मरो तो मेरे पास तिरंगा रहे। क्योंकि मैंने आज अभी आपने की थी कि समाज की बात की थी, घर वालों की बात की थी, आजकल समाज भी हैसियत देख के बात करता थी। अगर मेरे पास खुद का मकान होगा, गाड़ी होगी, तो मेरे को बिठा के पूछेंगे, लेकिन फिर भी कहते हैं अरे, है ना, वह क्या करता, बेलपुरी बेचता, झंडा लेके घूमता पागलों की तरह। लेकिन उनको पता नहीं झंडा लेके तो मैं दुनिया को सीख गया, दुनिया को पढ़ लिया,
आज जयपुर शहर के अंदर में आज कम से कम हजारों फाउंडेशन वाले हैं। हर कोई फाउंडेशन मुझे जानता है, हर कोई मुझे जोड़ने की कोशिश करता है, हमारे फाउंडेशन में आ जाओ। लेकिन मैं क्यों नहीं जानता हूँ? क्योंकि मैं जिस तरह हर कोई दुकान चलाता ना, उन दुकान के बारे में जानता हूँ, दुकान कैसे चलाता है। लेकिन एक फाउंडेशन है, पक्की वाली फाउंडेशन है, और एक अपने प्रताप नगर में स्टार हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब है। इन दो को मैं वाकई में तारीफ करता हूँ। मतलब लिया दिया मैंने कुछ नहीं है, लेकिन आज ये सोनू अग्रवाल जी, मैं पक्की वाली, इनके भारतीय देशभक्ति के प्रति थोड़ी अच्छी खासी भावना है, और इन्होंने मुझे देशभक्ति के मामले में समझा, उन्होंने मुझे बेटा बनाया, उन्होंने हर बार मेरा सम्मान किया। तो उनका जो लोग तारीफ करने उनको तारीफ मतलब करें। आप कह सकते हैं, आप खुद लोगों को पहचान लेते हैं कि हाँ, इसको ये रियल में देशभक्ति हाँ, वाला है या नहीं है, या फिर दिखावा कर रहा है। तो आप दिखावा करते हैं, उनसे आप दूर हो जाता हूँ। बिल्कुल। लेकिन मैं अपने मस्ती में चलता हूँ, हिम्मत मुझे तोड़ने की कोशिश की जाती है, मेरे से वादे भी करते हैं, हर नेता मंत्री मेरे से वादे कर चुका है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। आपका जो तिरंगा मिशन जो आप करते हैं, तो समाज को उससे क्या संदेश मिलता है? आप तक क्या कुछ संदेश मिल चुका हुआ, आपको क्या लगता है? संदेश तो ऐसा मिला ना दीदी, क्योंकि इस तिरंगा के साथ देख के हर कोई मेरे को तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि मैं पागल घोषित हो चुका हूँ लोगों की नजर में। लेकिन मैं जानता हूँ पागल तो घोषित हो गया हूँ, लेकिन ये पागल पीछे या तो ये एल्बम छोड़ जाएगा, याद है। लेकिन दिल कहता है कभी ना कभी, अब क्रांति कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ भगत सिंह पैदा होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी ये इस टाइम के अंदर जयपुर शहर के अंदर एक गांव का छोरा जो गांव छोड़ के क्रांतिवीर पिक्चर देख के जयपुर शहर की रोडों पे गाड़ी के पीछे भग के आया, उसने अपना छोटा काम करने के बाद जो अपने तिरंगा सम्मान में पूरे 23 साल का जीवन लगाया। लेकिन बस मैं चाहता हूँ कोई समझने वाला हो, मुंह से बोला झूठ हो सकता है, लेकिन मैं तो आप आओ और मेरे पास बैठो, क्योंकि जब तक आप सच दिखाओगे नहीं ना भाई, अभी मैं बोल रहा हूँ बहुत से लोग मारे कैमरा आ गया तो अपना जलवा दिखा रहा है, जलवा नहीं, आप हमारे कुटिया पर हम आपको हलवा भी दिखाएंगे। हलवा लोग देख हलवा दिखाएंगे, मतलब ये तो जलवा दिखा। अच्छा। मतलब लोगों की सोच होती ना, क्या सामने कैमरा आ गया तो अपना जलवा दिखा रहा है, ये कर रहा है, ये की चार फेंक रहा है। अरे भैया, आप मेरी कुटिया पर आओगे ना, आपको चाय और हलवा भी खिलाऊंगा, लेकिन थक मत जाना मेरी कहानी देखते देखते, क्योंकि मेरी कहानी जब खत्म होएगी ना तब तो तुम थक जाओगे। लेकिन मेरी कहानी खत्म, मेरे पास 50 किलो का एल्बम है और 23 साल का सफर है, मेरे पास 3000 वीडियो है। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, 23 साल में आपने बहुत सारे लोग, मुख्यमंत्री, मंत्री, बहुत लोगों से आप मिले हो, हर कोई आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानता है कि किस तरीके से आप इसको सरवाइव कर रहे हैं। तो क्या कभी किसी भी बड़े नेता ने, अधिकारी ने कभी आपको आर्थिक रूप से संबल देने की कोशिश की? मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई भी मेरे को एक साबित कर दे, किसी मुझे तिरंगा झंडा दिला दियो तो मैं सर कटाने को तैयार हूँ। तो मैंने आजमाया सबको है, जब आजमाया तो मुझे, जब तिरंगा सफर में तोड़ने की कोशिश की, आपको क्या बताऊं, ऐसे ऐसे नेताओं में नाम नहीं बता सकता, मेरी मेहनत अपने खाते में ले जाते पूरी। डेमो मेरा होता है, पैसा मेरा होता है, रैलियां मेरी होती है, सब कुछ मेरा होता है, लेकिन वो वाह लूट के अपने खाते में ले जाते हैं। और जब मैं अपना हक मांगने जाता हूँ तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वक्त आने पे मैं नाम भी लूंगा उन लोगों के, क्योंकि अभी मैं सच बोलूंगा तो हमारी राजनीति ऐसी, सच बोलने वालों फट उठा के, लेकिन नाम भी मैं बहुत जल्दी लूंगा। हर जिन मेरे साथ, जिन विधायकों ने मेरे से वादा किया, जिनके सामने मैं गिड़गिड़ाया, जिनके सामने मैं बोला, और जिन नेताओं ने मुझे ऑफिस में घुसड़ के बोलता है, जब अपना हक मांगता हूँ वादा करके चले जाते हैं स्टेट के ऊपर, और जब मैं उम्मीद खत्म होती जाता हूँ, साहब मेरा हक आपने बोला था, और जब वही लोग मुझे कहते तू पैसों के लिए करता है, तो कोई नेता मंत्री एक बार ये साबित कर दे कि राजा हिंदुस्तान किसी ने 1000 रुपये भी दे दिया, या किसी ने गाड़ी में पंचर भी बनवा दिया, किसी ने तिरंगा झंडा भी दिया, ये मैं दावा कर सकता हूँ। अगर कोई नेता मंत्री कहे तो वो कमेंट करके बता सकता है, मीडिया के सामने आके बता सकता है कि राजा को एक शर्ट भी दिला दी। लेकिन मैं बहुत टूटा हूँ, लेकिन मेरे को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं, जब तक सांस रहेगी, जब तक मेरी पूरी शान, मेरी जिंदगी तिरंगा के नाम रहेगी। लेकिन आज मैं अपने माँ बाप को माफी चाहता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया, लेकिन माँ पापा तुम्हारा बेटा तुम्हारा नाम खराब नहीं, हाँ मानता हूँ मेरा पैसा नहीं है, आज गाँव के लोग मुझे छोटी नज़र से देखते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं आता हूँ गाँव, क्योंकि मैं जानता हूँ आज सिर्फ पैसों वाले की इज्जत होती है। लेकिन माँ, मैंने कोई गलत जगह अपना पैसा खर्चा नहीं किया। पापा, भाई, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, नहीं मेरे भाइयों ने जब भी मुझे अच्छा काम कर रहे हैं जरूरत पड़ी, लेकिन में उनको आप पे गर्व होता होगा कि उन्होंने कितना अच्छा बेटा पैदा किया जो देश के लिए। इस शहर में उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी भावनाओं को, जिस दिन वो इंसान मुझे मिल गया ना, उस दिन मुझे मरने में तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जब ये मेरी सारी कहानी कचरे में कबाड़ी के पास चली जाएगी ना, तब मुझे तकलीफ होगी कि अगर काश मैं अपने बच्चों के लिए मकान बनाता, अपने बच्चों करता तो मेरे साथ रहते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ एक तिरंगा की जगह पागलों के सिर्फ मैंने लोगों की है ना, कि सिर्फ पिक्चर कर करके मैंने रखा,
लेकिन फिर भी इसमें मेरी कहानी निकल के आएगी कि मैंने जो भी कमाया तिरंगा पे खर्चा किया। लेकिन आज मैं अपने माँ बाप से नहीं मिल पाता हूँ, अपने भाइयों से नहीं मिल पाता हूँ, अपने बच्चों से नहीं मिल पाता हूँ, क्योंकि मेरा नशा ऐसा पाला, अगर शाम को सुबह शराबी को दारू नहीं मिलती पागल हो जाता है, और मुझे दिन में अगर तिरंगा नहीं मिलता मैं भी पागल हो जाता हूँ। ये नहीं मेरा बिल्कुल, नशा है। मैं इमोशनल हो हुआ बहुत ज्यादा, आप बहुत ज्यादा लेकिन इमोशनल भी हो। आज मेरे माँ बाप भी देखते होंगे, नहीं सोचते हैं। बिल्कुल राजा जी, अगर आज आपकी फैमिली अगर आपको देख रही होगी तो डेफिनेटली वो आप पे गर्व ही करती होगी कि उन्होंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जो कि बिना किसी पोजीशन के, बिना किसी पद के, वो अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो आप ऐसे बेटे हो और आज वो गर्व भी करते होंगे इस बात के ऊपर। मैं लास्ट सवाल करूंगा, फिर इसके बाद इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, आप इस मंच से उनको क्या कुछ अपील अपनी तरफ से करना चाहेंगे? आपका कौन सा वो सपना है जो आपको लगता है वो अधूरा है, वो पूरा हो जाए? मैं मेरा सपना इस जन्म में कोई पूरा नहीं कर पाएगा। क्या मुझे मेरा बचपना, मेरे बच्चे, कोई संदेश कुंवारी उनके से लिए? है कोई संदेश, संदेश दूंगा तो हाँ मैं संदेश, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूँ जहाँ जहाँ मैंने बड़े बड़े लोगों का सम्मान किया वो लोग वापस उस जगह आके सम्मान दे सकते हैं क्या? मुझे वापस दे सकते हैं जहाँ मैंने सीएम साहब का सम्मान किया, जहाँ विधायकों का सम्मान किया, मैंने अपना जो भी सम्मान आता था मेरे को, जो भी मैं सम्मान इन लोगों के सर पर डाल। हाँ मुझे ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना मोटर, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि अगर वाकई में कोई देना चाहे, जो जो लोग मेरे से सम्मान लेके गए, क्या वापस उसी मेरे भारत माता की कुटिया पाके मुझे सम्मान दे सकते हैं, तो मैं जानूँ मुझे बहुत कुछ दिया। वरना मैं 2 पैसे कमाता हूँ, 100 रुपये कमाता हूँ, करोड़पति रहूंगा तो भी 2 रोटी खा के मरूंगा, रोडपति रहूंगा तो भी 2 रोटी खा, साथ कुछ लेके नहीं जाऊंगा। लेकिन देना चाहो तो जो जिन जिन लोगों को मैंने सम्मान दिया है अपने खून पे, क्या वापस मुझे आके उसी जगह सम्मान दे पाएंगे? बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने बहुत कुछ बताया और बिल्कुल मैं आपके जज्बे को सलाम करूंगी, क्योंकि आप बिना वर्दी के भी आप देश की सेवा के लिए जुटे हुए हैं। जहां 300-400 रुपए कमाते हैं, वो भी इन्होंने 75% हिस्सा अपना सिर्फ और सिर्फ देश के नाम कर दिया। अपने बच्चों के लिए भी इन्होंने नहीं किया, उसका इनको मलाल है। अपनी फैमिली के लिए नहीं कर पाया, उसका भी इनको मलाल है। कहते हैं ना कि अपनों के लिए बहुत कुछ ना कर पाने का भी मलाल आज इनको है। समाज की बेरुखी के बीच राजा हिंदुस्तानी का ये जो हौसला है वो भी अड़िग है हिमालय जैसा, कि इनकी कहानी चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं की जो कहानी वो हमें ये सिखा रही है कि देशभक्ति के लिए जेब का भारी होना जरूरी नहीं है, बल्कि दिल का बड़ा होना बेहद जरूरी है। जयपुर की सड़कों पर भेलपुरी बेचने वाला ये शख्स असल मायने में हम सभी से बेहद अमीर है, क्योंकि इसके पास वो सुकून है जो करोड़ों रुपयों से भी हम लोग नहीं खरीद सकते। बहुत बहुत शुक्रिया राजा जी तमाम जानकारियों के लिए, जो भी आपने हमें बताया उसके लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो गूंज है वो हर हिंदुस्तानी के दिल तक जरूर पहुंचेगी। तो इसी के साथ मैं इस इंटरव्यू को खत्म करती हूँ। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहूंगी। एक और नए शख्स के साथ, एक और नए व्यक्तित्व के साथ आपके सामने फिर शामिल हो गए। नमस्कार।